जैसे ही औरंगजेब के बाद 1707 में मुगल एम्पायर कमजोर हो गया, डेक्कन के पहाड़ों से एक नई ताकत उभरी, द मराठास। छत्रपति शिवाजी महाराज, जो एक कैरिज्मेटिक और विजनरी राजा थे, उनके नेतृत्व में उन्होंने मुगल डोमिनेंस को चुनौती दी और वेस्टर्न इंडिया में एक इंडिपेंडेंट मराठा किंगडम की स्थापना की। शिवाजी, जो एक स्किल्ड मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट और वाइज एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने अपने लोगों में रेजिस्टेंस की भावना और नेशनल आइडेंटिटी का एक गहरा भाव पैदा किया। योद्धाओं के परिवार में जन्मे शिवाजी डेक्कन के चैलेंजिंग टेरेन में ग्रिला वॉरफेयर के महत्व को अंडरस्टैंडते थे। उन्होंने लोकल चीफ्टेंस और उनके योद्धाओं को एकजुट किया और एक ऐसी फॉर्मिडेबल फाइटिंग फोर्स बनाई जिसने मुगल आर्मीज को चुनौती दी जो उनसे बहुत बड़ी थी। शिवाजी की सैन्य सफलताएं, जिनमें 16 वर्ष की छोटी उम्र में ही फोर्ट टोरना पर स्ट्रेटेजिक कैप्चर शामिल है, उन्होंने अपने अनुयायियों का सम्मान और अपने दुश्मनों की ग्रजिंग एडमिरेशन प्राप्त की। वह अंडरस्टैंड थे कि सच्ची ताकत सिर्फ मिलिटरी माइट ही कौन शेट को मेरे डाल में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों और दिमागों में होती है। शिवाजी का विजन सैन्य जीत से आगे बढ़कर था। उन्होंने जस्टिस और अपने लोगों के वेलफेयर पर आधारित एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्टेट की नींव रखी। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में सुधार किया, लैंड प्रोडक्टिविटी के आधार पर रेवेन्यू रिफॉर्म्स की शुरुआत की और मराठी लैंग्वेज एंड कल्चर को पेट्रोनाइज्ड किया। वह एक स्ट्रॉन्ग नेवी के महत्व को अंडरस्टैंडते थे और एक मराठा फ्लीट की स्थापना की जिसने अरेबियन सी में यूरोपियन डोमिनेंस को चुनौती दी। शिवाजी के शासन ने मराठा रिसर्जेंस की शुरुआत की निशानी दी, विस्तार और कंसोलिडेशन का एक ऐसा दौर जिसमें मराठा कन्फेडरेसी 18वीं शताब्दी में इंडिया में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा। एक वॉरियर किंग, एक जस्ट रूलर और मराठा प्राइड के प्रतीक के रूप में उनकी विरासत आज भी भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती है। जब मराठास डेक्कन में मुगल अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे थे, एक और पावरफुल फोर्स नॉर्थ वेस्ट में उभर रही थी, द सिख्स। 15वीं शताब्दी में गुरु नानक द्वारा स्थापित सिखिज्म एक अलग रिलीजियस ट्रेडिशन के रूप में उभरा जिसने कास्ट सिस्टम को चैलेंज किया और सभी प्राणियों की समानता पर जोर दिया। 10 सिख गुरुज एक के बाद एक डिवोशन, सर्विस और सोशल जस्टिस का मैसेज फैलाते रहे जिससे हर वर्ग के लोग आकर्षित हुए। 10वें गुरु गोबिंद सिंह ने 1699 में खालसा के निर्माण के साथ सिख ट्रेडिशन को औपचारिक रूप दिया। मुगल शासकों के अत्याचारों का सामना करते हुए गुरु गोबिंद सिंह ने सिख कम्युनिटी को एक फॉर्मिडेबल फाइटिंग फोर्स में बदल दिया। उनमें करेज, सैक्रिफाइस और एक अटूट स्पिरिट का संचार किया। खालसा अपने 5 केश, अनकट हेयर, कंघा, कोम्ब, कारा, स्टील ब्रेसलेट, किरपान, सेरेमोनियल सोर्ड और कचेरा अंडरगारमेंट के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे, जो सिख आइडेंटिटी और रेजिस्टेंस के प्रतीक बन गए। एक शेयर्ड फेथ और कोड ऑफ कंडक्ट से बंधे खालसा ने मुगल अत्याचार के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उनके वैलर और अदम्य भावना ने उन्हें सम्मान और भय दोनों दिलाया। उन्होंने पंजाब में अपने स्वतंत्र मिसल्स या रियासतें स्थापित की, मुगल अथॉरिटी को चुनौती दी और भविष्य के सिख एम्पायर की नींव रखी। खालसा का उदय सिख हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट था जिसने उन्हें एक परसिक्यूटेड रिलीजियस कम्युनिटी से एक शक्तिशाली पॉलिटिकल फोर्स में बदल दिया। उनके अस्तित्व के लिए संघर्ष और अपने फेथ के प्रति अटूट प्रतिबद्धता ने पंजाब की डेस्टिनी को आकार दिया और भारत के इतिहास पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। जैसे ही 18वीं सदी खत्म होने को आई, रणजीत सिंह नाम के एक जवान सिख योद्धा पंजाब में एकता की ताकत बनकर उभरे।
सिख सरदारों के परिवार में जन्मे रणजीत सिंह में सैन्य कौशल, राजनीतिक चतुराई और एक संयुक्त और समृद्ध पंजाब के लिए एक दुर्लभ संयोजन था। उन्हें विरासत में एक खंडित राज्य मिला जो आपस में लड़ने वाले सिख समूहों, जिन्हें मिस्र कहा जाता था, में बंटा हुआ था और उन्होंने अपने नेतृत्व में उन्हें एकजुट करने का बीड़ा उठाया। कुशल कूटनीति, रणनीतिक गठबंधन और सैन्य जीत के मिश्रण के माध्यम से रणजीत सिंह ने अपनी शक्ति को मजबूत किया और 1799 में सिख साम्राज्य की स्थापना की। शेर ए पंजाब के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने पश्चिम में खैबर दर्रे से लेकर पूर्व में सतलुज नदी तक अपने शासन का विस्तार किया, जिसमें वर्तमान पंजाब, जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल थे। रणजीत सिंह केवल एक विजेता नहीं थे, वो एक बुद्धिमान और दयालु शासक थे जो सुशासन और एक मजबूत सेना के महत्व को अंडरस्टैंडते थे। उन्होंने अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया, यूरोपियन मिलिट्री टेक्निक्स और ट्रेनिंग को शामिल किया, साथ ही सिख योद्धाओं की पारंपरिक युद्ध भावना को भी संरक्षित रखा। उन्होंने राजस्व संग्रह, न्याय और बुनियादी ढांचे के विकास में सुधारों को लागू करते हुए एक मजबूत केंद्रीय प्रशासन स्थापित किया। वो शिक्षा, कला और संस्कृति के संरक्षक थे। उन्होंने एक ऐसा दरबार बनाया जो सभी पृष्ठभूमि के विद्वानों, कवियों और संसोंगकारों का स्वागत करता था। वो धार्मिक सहिष्णुता के महत्व को अंडरस्टैंड थे और अपने हिंदू और मुस्लिम प्रजा के साथ सम्मान का व्यवहार करते थे, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके प्रशासन में उनका प्रतिनिधित्व हो। उनका शासनकाल सिख साम्राज्य के लिए एक स्वर्णिम युग था। की शुरुआत हो चुकी थी और भारत पर ब्रिटिश राज की परछाई गहराने लगी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी, जो पहले बस एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी थी, अपनी चालाकी और फौजी ताकत से धीरे धीरे भारत की सबसे ताकतवर शक्ति बन गई। कभी बहुत शक्तिशाली मुगल साम्राज्य अब कमजोर हो चुका था और उसके बादशाह कंपनी के हाथों की कठपुतली बन गए थे। मराठा साम्राज्य, जो पहले से ही अंदरूनी कलह से कमजोर था, अंग्रेजों से हारने के बाद पूरी तरह बिखर गया। महाराजा रणजीत सिंह के बाद सिख साम्राज्य भी अंग्रेजों के हाथों आ गया। कई लड़ाइयों के बाद उनका पूरा इलाका अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया। भारत, जो कभी शक्तिशाली राज्यों और साम्राज्यों का देश था, अब एक विदेशी ताकत के कब्जे में था। यहाँ के सारे संसाधन अब अंग्रेजी साम्राज्य को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। इस ब्रिटिश राज ने, जैसा कि इसे बाद में कहा जाने लगा, अपने पीछे एक मिले जुले नतीजे छोड़े। एक तरफ इसने एडमिनिस्ट्रेशन, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर के नए तरीके भारत में लाए और एक नए भारत की नींव रखी। हालांकि रेलवे का मकसद सिर्फ कच्चा माल ब्रिटिश कारखानों तक पहुंचाना था, लेकिन इससे अनजाने में इस देश के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने में मदद मिली। अंग्रेजी शिक्षा भले ही भारतीयों को सिर्फ क्लर्क और बिचौलिए बनाने के लिए शुरू की गई थी, लेकिन इससे अनजाने में ही उन्हें डेमोक्रेसी, स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद जैसे विचारों से परिचित कराया। यहीं से आगे चलकर आजादी की लड़ाई का बीज बोया गया। हालांकि इस प्रगति की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। ब्रिटिश राज भारत के संसाधनों का शोषण करके और यहाँ के पारंपरिक उद्योगों को खत्म करके ही मजबूत हुआ था। जैसे जैसे 19वीं सदी आगे बढ़ी, अंग्रेजों के राज तले भारतीयों की बेचैनी बढ़ती गई। भारत का आर्थिक शोषण और साथ ही भारतीयों के साथ हो रहा सामाजिक और नस्लीय भेदभाव आजादी और स्वराज की चाहत को और भी भड़का रहा था। 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम, जिसे अंग्रेजों ने बड़ी बेरहमी से कुचल दिया था, हमें औपनिवेशिक शासन की मानवीय कीमत की याद दिलाता है। इन शुरुआती विद्रोहों की राख से भारतीय नेताओं की एक नई पीढ़ी का उदय हुआ, जो वेस्टर्न आइडियल्स में शिक्षित तो थे, लेकिन अपनी सांस्कृतिक विरासत से भी गहराई से जुड़े थे। उन्होंने पहचाना कि आज़ादी का रास्ता एक विविध और खंडित राष्ट्र को राष्ट्रवाद के एक सामान्य ध्वज तले एकजुट करने में निहित है।
1885 में स्थापित इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसी संस्थाओं ने शिक्षित भारतीयों को अपनी शिकायतें उठाने और अंग्रेजी शासन से अधिक स्वायत्तता की मांग के लिए एक मंच प्रदान किया। भारत का स्वतंत्रता संग्राम कई रूपों में लड़ा गया। दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे शुरुआती राष्ट्रवादियों ने एग्जिस्टिंग कॉलोनियल फ्रेमवर्क के भीतर भारतीयों के लिए अधिक रिप्रेजेंटेशन की वकालत की। उन्होंने अपने लेखन और भाषणों के माध्यम से अंग्रेजी शासन के इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन को उजागर किया और भारत के लिए अधिक इकोनॉमिक जस्टिस की मांग की। कांग्रेस के भीतर उग्रवादी गुट के रूप में जाने वाले बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल ने अधिक मुखर दृष्टिकोण की वकालत की और अंग्रेजी शासन से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। उन्होंने धार्मिक त्योहारों के माध्यम से जनता को ऑर्गेनाइज किया और भारत के गौरवशाली अतीत का आह्वान करके प्रतिरोध की भावना को प्रज्वलित किया। एक ऐसे नेता के लिए मंच तैयार हो चुका था जो राष्ट्रवाद के इन विविध पहलुओं को एकजुट कर सके और भारत को उसकी डेस्टिनी स्वतंत्रता की ओर ले जा सके। वह नेता मोहन दास करमचंद गांधी के रूप में उभरने वाले थे, जो एक लॉयर थे जिन्होंने साउथ अफ्रीका में अहिंसक प्रतिरोध के अपने कौशल को निखारा था। सन 1915 में जब गांधी जी इंडिया के पॉलिटिकल सीन पर आए तो आजादी की लड़ाई ने एक नया मोड़ ले लिया। उनका सत्याग्रह यानी सच्चाई के बल का संदेश इंडिया के लोगों के दिलों में उतर गया। उन्होंने इंडियन से आह्वान किया कि वे अहिंसा के जरिए ब्रिटिश रूल का विरोध करें, ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार करें, कॉलोनियल कानूनों को मानने से इनकार करें और इंडिया के सेल्फ रिलायंस और सादगी के पारंपरिक मूल्यों को अपनाएं। गांधी जी के नेतृत्व ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक छोटे से संगठन से एक जन आंदोलन में बदल दिया, जिसने हर वर्ग के लाखों आम इंडियंस को एकजुट किया। सन 1930 के सॉल्ट सत्याग्रह से, जिसने नमक पर ब्रिटिश मोनोपोली को चुनौती दी थी, सन 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट तक, जिसने ब्रिटिश शासन के अंत की मांग की, गांधी जी के अहिंसक अभियानों ने ब्रिटिश राज की नींव हिला दी। वर्ल्ड वॉर II से कमजोर और देश विदेश में बढ़ते दबाव के कारण अंग्रेजों ने आखिरकार सन 1947 में इंडिया को आजादी देने के लिए सहमति दे दी, लेकिन यह आजादी बहुत बड़ी कीमत पर मिली। धर्म के आधार पर इंडिया का 2 स्वतंत्र राष्ट्रों इंडिया और पाकिस्तान में विभाजन मानव इतिहास के सबसे बड़े मास माइग्रेशंस में से एक का कारण बना, जिसके साथ भयानक हिंसा और खून खराबा हुआ। लाखों हिंदू, मुस्लिम और सिख अपने घरों से बेघर हो गए। ब्रिटिश शासन के अंतिम वर्षों में भड़की सांप्रदायिक घृणा ने उनके जीवन को बर्बाद कर दिया। गांधी, जिन्होंने विभाजन का विरोध किया था और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अथक प्रयास किया था, हिंसा से बहुत दुखी हुए। 30 जनवरी 1948 को इंडिया की आजादी के कुछ ही महीनों बाद नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी, जो उन्हें विभाजन और हिंदू शरणार्थियों की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार मानते थे। गांधी की हत्या इंडिया और दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था, लेकिन अहिंसा, सच्चाई और सामाजिक न्याय का उनका संदेश आज भी दुनिया भर के कार्यकर्ताओं और शांति दूतों को प्रेरित करता है। जैसे हम 21वीं सदी के कगार पर खड़े हैं और भारत की 5000 साल की यात्रा को देखते हैं, इसकी अद्भुत निरंतरता हमें हैरान करती है। राज्यों के उत्थान और पतन के बावजूद, आक्रमणों और उथल पुथल के बावजूद, इंडियाज स्पिरिट हैज एंड्योर्ड। इसका सार अपने लोगों के ताने बाने में बुना हुआ है। सिंधु घाटी के प्राचीन शहरों से लेकर आधुनिक भारत के हलचल भरे महानगरों तक पीढ़ियों को जोड़ने वाला एक अटूट धागा मौजूद है, एक साझा सांस्कृतिक स्मृति
जो समय और परिस्थितियों से परे है। इंडिया स्टोरी सिर्फ लाइनियर प्रोग्रेस की नहीं है, बल्कि यह तो विविध धागों से बुनी हुई एक टेपेस्ट्री है जो एक जीवंत और जटिल संपूर्ण बनाने के लिए एक साथ आते हैं। ये एक ऐसी धरती है जहां प्राचीन परंपराएं आधुनिक आकांक्षाओं के साथ सह अस्तित्व में हैं, जहां आध्यात्मिकता और विज्ञान साथ साथ चलते हैं और जहां अविश्वसनीय विविधता के बीच एकता पाई जाती है। विरोधाभासों को अपनाने की यह क्षमता, मतभेदों के बीच सामंजस्य स्थापित करने की यह कला शायद भारतीय सभ्यता की परिभाषित विशेषता है। इंडियाज रेजिलियंस विविध प्रभावों को अवशोषित और संश्लेषित करने की इसकी क्षमता इसके पूरे इतिहास में स्पष्ट है। आर्यों के आगमन से लेकर मुगल विजय तक नवागंतुकों की हर लहर ने इस उपमहाद्वीप पर अपनी छाप छोड़ी, इसकी सांस्कृतिक टेपेस्ट्री में नई परतें जोड़ते हुए। फिर भी इन सब के बावजूद भारत ने अपने मूल चरित्र को बरकरार रखा, सहिष्णुता के अपने मूल मूल्यों, विविधता के प्रति सम्मान और एक गहरी जड़ें आध्यात्मिकता। बुद्ध, महावीर और भक्ति संतों की शिक्षाएं आज भी गूंजती हैं, हमें करुणा, अहिंसा और सत्य की खोज के महत्व की याद दिलाता है। अशोक का धम्म विजय, अकबर का दीन इलाही और रणजीत सिंह के धर्मनिरपेक्ष शासन की विरासत एक ऐसी दुनिया में सहिष्णुता और समावेश के प्रकाश स्तंभ के रूप में काम करते हैं। इंडिया की कहानी बस एक रीजनल स्टोरी नहीं है, यह ह्यूमन स्पिरिट की एंड्यूरिंग पावर का ग्लोबल टेस्टमेंट है। मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन और फिलॉसफी में इंडिया के कॉन्ट्रीब्यूशंस ने पूरी दुनिया को एनरिच किया है, ह्यूमन थॉट और प्रोग्रेस को शेप किया है। जीरो के इन्वेंशन से लेकर इन्फिनिटी के कंसेप्ट तक, योगा के एंशिएंट प्रैक्टिस से लेकर उपनिषद्स के टाइमलेस विजडम तक, इंडिया ने अपना नॉलेज और विजडम फ्रीली शेयर किया है। कल्चर्स और कॉन्टिनेंट्स में अनगिनत लोगों के जीवन को एनरिच किया है। जैसे जैसे इंडिया 21st सेंचुरी के चैलेंजेस को नेविगेट करता है, इसका एंशिएंट विजडम और मॉडर्न एक्सपीरियंसेस दुनिया के लिए वैल्यूएबल लेसन्स ऑफर करते हैं। ग्लोबलाइजेशन, क्लाइमेट चेंज और ग्रोइंग इंटरकनेक्टेडनेस के इरा में इंडिया का टॉलरेंस का ट्रेडिशन, डाइवर्सिटी के लिए रिस्पेक्ट और नॉन वायलेंस के लिए कमिटमेंट, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक रोड मैप प्रोवाइड करता है। इंडिया का जर्नी अभी खत्म नहीं हुआ है, ये एक नेशन ऑन द राइज है, इसकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। आज इंडिया वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इसके लोग एक बेहतर फ्यूचर के लिए एस्पायर करते हैं। चैलेंजेस बहुत हैं, पॉवर्टी और इनइक्वालिटी से लेकर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और सोशल डिविजन्स तक। फिर भी एक ऑप्टिमिज्म का सेंस है, एक बिलीफ है कि इंडिया अपने एंशिएंट विजडम और मॉडर्न डायनामिज्म के साथ इन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकता है और अपने सभी सिटीजन्स के लिए एक मोर जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी क्रिएट कर सकता है। इंडिया की कहानी एक रिमाइंडर है कि सिविलाइजेशन कोई स्टैटिक एंटिटी नहीं है, बल्कि एक डायनेमिक प्रोसेस है। ग्रोथ, एडेप्टेशन और रिन्यूअल का एक कंटिन्यूअस जर्नी है। ये कहानी अभी भी अनफोल्ड हो रही है, कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस के सॉल्यूशंस की तलाश में दुनिया को होप और इंस्पिरेशन ऑफर कर रही है। जैसे जैसे इंडिया आगे बढ़ता है, इसकी एंशिएंट स्पिरिट, वाइब्रेंट कल्चर और पीस और हार्मनी का मैसेज रेजोनेट करता रहेगा, हमें ह्यूमन स्पिरिट के बाउंडलेस पोटेंशियल की याद दिलाता है। उम्मीद है आपको इंडिया की समराइज्ड हिस्ट्री पसंद आई होगी, जो 5000 सालों तक फैली हुई है। और ऐसे ही एनलाइटेंड आर्टिकल्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।